हेलो गाइज, आज हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का सेक्शन बी का एचपीसी जो एमएससी कर रहे हैं बच्चे, उनके सिलेबस में है टॉपिक की हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन पर हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सबसे पहले आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा इससे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। इसकी मैंने वीडियो डाल दी है, उसका मैं लिंक बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नोट्स चाहिए होंगे तो फ़ोटो भेज दूँगी मैं, ठीक है? कमेंट करेंगे आप तो। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब ये चीज़ कहाँ से आई है बताती हूँ। ये जो आपके पास हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो शुरू हुई थी ना, यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन होता है ना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है? आगे जाके कुछ इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं इसमें, इतने इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर कि हमारे पास ये जो फॉर्म होती है सॉल्व होके इस तरह से बन के आ जाती है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप पहले इसको पढ़िए, फिर आप इस टॉपिक पे आइए, ठीक है? वैसे भी इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा क्योंकि आपने उधर सॉल्व करी हुई तो आपको पता है कैसे इक्वेशन आई है, तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात का ध्यान देना यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि जो टी फंक्शन है, टी फंक्शन जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में मतलब हैमिल्टोनियन जो है वो फंक्शन टी का नहीं है, तो हम टी को रिमूव कर देते। देखो मैंने टी को रिमूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस चीज़ का मुझे सोल्यूशन चाहिए ठीक है? अगर तुम इसके बाद देखोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की वीडियो, तो उसमें मैंने तुमको समझाया था कि, या तो मैंने इसमें भी समझाया था शायद, जो है हमारे पास हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, देखती हूँ इसमें है कुछ ऐसा करके, एस इज़ अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू और टी करके। नहीं, इसमें नहीं है। आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में मतलब पता चल जाएगा कि उसमें मैंने करवाया था। बताती हूँ क्या चीज़ है। देखो, जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या करा हुआ है, अगला टॉपिक है तुम्हारा, उसमें लिखा था हमारे पास जो एस होता है ना, एस वो किसका फंक्शन होता है, डब्ल्यू का फंक्शन होता है और टी का फंक्शन होता है। सॉरी टी नहीं, S2 का फंक्शन होता है, एस जो होता है बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास एस है और उसके बीच में जो फंक्शन चले हैं, एस इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के, एस इज़ द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के, एस इज़ द फंक्शन ऑफ टी, वो किसके बराबर है, W, विच इज़ W क्या है, W इज़ द फंक्शन ऑफ Q के, W इज़ द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के प्लस F ऑफ T। इट मीन्स वी विल पुट द वैल्यू ऑफ S हेयर। ये जो दो S हमें दिख रहे हैं, हम इन S में ये वैल्यू पुट करेंगे। एक बार मैं ये वाली पुट कर दूँगी यहाँ पे और ये वाली मैं यहाँ पुट करूँगी। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान देना, ये जो इनके फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन इनको नहीं पुट करते। जो इनके पहले वाले टर्म होते हैं ना, ये F, ये W, ये यहाँ पे पुट की जाती है। अब मैंने 2 को 1 में पुट करना, तो मैं कैसे करूँगी, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दूँगी, यहाँ पे S की जगह W कर दूँगी और यहाँ पे मैं F कर दूँगी। ये देखो हमने ऐसा करा, ठीक है? उसके बाद हम इसको इस तरफ लेके चले गए, -f कर्ल f बाय कर्ल t, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये चीज़ जो है, अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो हार्मोनिक ऑसिलेटर कोई बच्चों का खेल होगा, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, लेकिन इसको समझने से पहले आपको हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का पता होना चाहिए। हैमिल्टन जैकोबी चल के बाद आप फिर तो मजे। तो हमने एक बार इसको किसके बराबर कर देना है, अल्फ़ा 1 के बराबर कर देना, और एक बार इसको भी सेम अल्फ़ा 1 के बराबर कर देना है, ठीक है? बहुत आसान है। फिर हमने बताया है कि जो हमारे पास दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बताया कि ये अल्फ़ा 1 क्या चीज़ है, इज़ अल्फ़ा 1 विच इज़ इक्वल टू, जो किसके बराबर है, H के बराबर है। अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, अब देखो H इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू E, ये चीज़ बताती है कंजर्वेटिव सिस्टम का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो हमने क्वांटम मैकेनिकली पढ़ा है H साई इज इक्वल्स टू E साई। इसका मतलब यही है कि जो H और E जो हैं वो आपस में क्या है, तुम्हारे पास बराबर है, ठीक है? तो वही चीज़ चलिए कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हम क्वांटम मैकेनिकली बात करें, हमारा जो H होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा 1 के बराबर है यहाँ पे। और जो अल्फ़ा 1 है ये बेसिकली E के बराबर है। जो E के रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी कर रहा है रिप्रेजेंट सिस्टम की इक्वेशन नंबर 4 में, इसलिए हम अल्फ़ा 1 को रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी के साथ। तो ये हमारे पास बन गई है। कौन सी इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, 9th इक्वेशन लिखी हुई है हमने यहाँ पे, यहाँ से चल के आए हैं, ठीक है? अब इसकी बारी है, बोल रहे हैं ये चीज़ जो ये हमारे पास किसके बराबर होती है, अल्फ़ा 1 के बराबर होती है, ठीक है? अब कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फ़ा 1, इसने माइनस यहाँ पे भेज दी, इंटीग्रेशन कर दी बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी टी करके, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एफ़ की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फ़ा 1 ऑफ टी, अल्फ़ा 1 ऑफ टी आया। तो इस इक्वेशन को, जो एफ़ की मेरे पास जो वैल्यू बन रही है, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर दूँगी, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे पुट करके देख लो। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट कर दी,
तो मुझे मिला ये माइनस अल्फ़ा वन ऑफ टी। सिक्स इक्वेशन बना दी। अब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार क्यू के साथ और एक बार टी के साथ, ठीक है। तो देखो क्यू के का फंक्शन है यहाँ पे और ये टी का फंक्शन है, इसलिए हमने क्यू के और टी को डिसाइड करा। हम अल्फ़ा के भी ले सकते थे, इतनी कोई बुरी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्यू के और टी को चूज़ करा, ठीक है। सो कर्ल एस को विद रिस्पेक्ट टू क्यू के करूँगी मैं, तो कितना आ जाएगा। हम देखो चलो ठीक है, कर्ल एस बाय कर्ल क्यू के, तो डब्ल्यू के पास क्यू के है ना, तो मतलब ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब टी के पास क्यू के है, तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टी। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे टी है नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो 0 आ गया। कर्ल एस बाय कर्ल टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ पे टी है ना, तो यहाँ पे टी रह गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये इसको 8th इक्वेशन मान लिया और इसको 9th मान लिया। यहाँ पे स्टेप 2 क्या है, अब ये पेपर में आया था, ये चीज़ जो थी हमें पेपर में आई थी ये फर्स्ट सेम में, अभी जो जस्ट पेपर हुआ था 2024 में। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी, ये क्वेश्चन भी इतना तो आया था कि हाँ आपने बताना है कि टॉपिक नेम क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन एंड आल्सो फाइंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकालता है, देखो डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फ़ा के, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्यू के बाई डी टी होगा ना यहाँ पे, तो सीधे उन्होंने एक डॉट लगा दी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे करा डी डब्ल्यू बाई डी टी, यही चीज़ मेरे पास बची और ये बोले ये चीज़ कांस्टेंट ले ली हमने, ये चीज़ जो होती है हमारे पास ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, जो कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल क्यू के की जो वैल्यू होती है, ये है 7th इक्वेशन मेरी। देखो मैंने 7th इक्वेशन ही निकाल के रखी हुई है, यानी कि इसकी जगह ये वैल्यू लिखी जाएगी, तो मैंने ये वैल्यू लिख दी। देखो ये इसकी बात हो रही है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। सो हमारे पास ये चीज़ होगी। और हमने शुरू से पढ़ा है कि जो कर्ल एस अपॉन कर्ल क्यू की वैल्यू तो पी के होती है, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में क्या वैल्यू है, कर्ल एस बाय पी के की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे एच है ना, अगर हम इस एच को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर वही वैल्यू आ जाती है, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू ये होती है। एक और प्रूफ बता देती हूँ, यहाँ पे अगर तुमने वैल्यू निकालनी हो ना कर्ल एस की, तो कर्ल एस की यही आएगी, ठीक है। या तो और बता देती तुम लोगों को, मतलब यही आती है, हमने स्टार्टिंग से हमने यही पढ़ा है कि कर्ल एस अपॉन कर्ल क्यू के की वैल्यू जो होती है वो कहती है पी के होती है, क्योंकि हम जो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ना इसको, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एच इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के पी के एंड टी। यहाँ पर चलो मैं पी के लिख देती हूँ, क्यू के पी के एंड टी, तो पी की खोल की वैल्यू लिखी हुई थी ये, तो फ्रॉम स्टार्टिंग लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। उसके बाद सेम क्या करा, हमने पीछे इक्वेशन उतार दी है और इसको क्यू डॉट के करके वैसे लिख दिया, क्योंकि इस वैल्यू पी के होती है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वी हैव टू डू इंटीग्रेशन कर दी हमने नॉर्मल। ये क्या बन गया, बस ये बन गया एक्शन ऑफ द सिस्टम, क्या बन गया, एक्शन ऑफ द सिस्टम बन गया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा करना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान ट्रिक बता रही हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास होगी कि हाँ तुमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दी, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में, अब देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हें लगता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में तुम सिर्फ इतना सा लिखोगे। मैं सच बताऊँ ना, एचपीयू में नंबर नहीं मिलते हैं, तुम जितनी बड़ी शीटें भरो तब भी तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, तुमको मटेरियल लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि तुमको नंबर मिल जाए, लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं अगर आप लोग एचपीयू के हो तो मैं तो बोलती हूँ मुझसे पूरी गाइडेंस ले लो, लिटरली मज़ा आ जाएगा। सो टाइप ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटेड बाय डब्ल्यू। सो ओल्ड से न्यू, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है, ओल्ड से नई चीज़ में शिफ्ट होना आपने, ठीक है। सो कंसीडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच मोमेंटा पी के जो है जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनके लिए कांस्टेंट ऑफ मोशन अल्फा के, वेयर वन पर्टिकुलर अल्फा वन इज कांस्टेंट ऑफ मोशन एच। यानी हमने कंसीडर कर लिया कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मान लें जिसमें मोमेंटा जो है जितने भी कांस्टेंट ऑफ मोशंस हैं उनमें से एक पर्टिकुलर अल्फ़ा वन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो अल्फ़ा वन यानी अल्फ़ा के की बात हो रही है, तभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसको कांस्टेंट ही माना जाता है। सो क्यू के पी के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन, ये 10th इक्वेशन से हमारे पास आया था। तो 10th इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास यहाँ पे, अरे 10th लिखी ना सीधा, अच्छा यहीं पे बताया 10th इक्वेशन कि एच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के पी की एंड टी था, टी को हमने हटा दिया था, इस तरह से इसको अल्फ़ा वन के बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जनरेटिंग फंक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो क्या होता है, अब देखो जो एफ़ होता है वो एस के बराबर भी होता है और एफ़ जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो एफ़ इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस एंड एफ वैसे अब अल्फ़ा के की जगह हमने क्या लिख दिया, पी के लिख दिए यहाँ पे, ठीक है।
अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे एरर लगा के लिखा है कि अगर तुम लोग क्यू के पी के पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो तो वो कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के बन जाता है, जहाँ पे जो कैपिटल पी के होता है उसकी वैल्यू अल्फ़ा के होती है और जो अल्फ़ा 1 होता है उसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली तुमको एक बात याद रखनी है कि जो एफ़ की वैल्यू होती है वो डब्ल्यू से मान जाती है, या तो हम S2 करके मान लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हो, देखो F2 की हम S भी मानते हैं वैल्यू कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव करी होती है। तो कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एज यू ऑल नो कि पी के की वैल्यू क्या है, ये इसमें से निकली है। अगर तुमको पी के की वैल्यू निकालनी है तो कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल क्यू के लिखना पड़ेगा। पी के की टर्म को यूज़ नहीं करोगे। अगर तुमने क्यू के की वैल्यू निकालनी है तो क्यू के की वैल्यू ये यूज़ नहीं करोगे, इन दोनों को यूज़ करोगे। तुमने 11 एंड 12 बना दी, ठीक है। अब यूजिंग 11 एंड 10, अब 11 को तुम 10th में डाल दो। देखो तुमको क्या वैल्यू मिल गई है, तुमको पी के की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। क्यू के की नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यू के जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ये जो अल्फ़ा के है ना, बेसिकली अल्फ़ा के ही क्यू के है, ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैक्सिमम टाइम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, अल्फ़ा के पी के, सॉरी, है ना। तो हम चाहें तो देखो, हम चाहें तो हम इसको, इसकी वैल्यू जो है, हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जो मुझे पहले दिख रहा है मैं उसकी वैल्यू पहले लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बनी, क्योंकि हमें हमारा कोई इक्वेशन बनाने का कोई मोटिव होता है। तो देखो जब मैंने ये वैल्यू इस तरह से पुट कर दी तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेम एज़ 4। सेम एज़ 4 का क्या मतलब है कि तुमने 4th इक्वेशन बनाई थी ना, ये हमको ये बनानी थी, जिसने भी डेरिवेशन बनाई है, मजाक नहीं, उसने यही चीज़ बनाई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसने तब ऐसा करा, तब इन्होंने पी के को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ क्यू के, ठीक है। तो कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल पी के वाली कोई इक्वेशन है यहाँ पे, चलो देखते हैं। यहाँ पे पी के नहीं है ना, राइट। और इन्होंने करा क्या है, वो था पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स इक्वल। और मेरे पास वैल्यू भी इसकी ये निकल गया है, क्यू के को हमने यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे भी हमने क्यू के का इस्तेमाल नहीं करा है। तो हमने उस तरह से बनाना था इक्वेशन को, मैंने बना दिया, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो होती है तुम्हारे पास, उस अकॉर्डिंग ये चीज़ हमने पढ़ी। कहाँ पढ़ी है मैंने ये चीज़, पढ़ाई है तुम लोगों को हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन के यहाँ पे, इस पन्ने पे, मतलब ये चीज़ होती है, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने लिखी है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एफ़ होती है, ठीक है। एंड एक बात याद रखना है मेरी कि जो एच है, एच डैश है, वो एच के बराबर भी है, जो कि अल्फ़ा 1 के बराबर भी है। और कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल टी तो यहाँ पे होने से रहा, क्योंकि फार्मूला में क्या है, कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल टी है। और तुम यहाँ पे देखो तो डब्ल्यू की वैल्यू इस तरह से लिखी जा रही है, तो यहाँ पे टी है नहीं है, यानी कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल टी की वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पे लिखे कि एच डैश इक्वल्स टू एच, ठीक है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस W जो है वो जनरेट करता है, फिर ऑल न्यू कोऑर्डिनेट्स क्यू के आर साइक्लिक एज एच डैश इज इक्वल्स टू ये चीज़ एंड अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू पी के। और तुमने और क्या नई चीज़ लिखनी है, अब तुमने यहाँ शुरू कर देना कि तुम्हारे पास पी के की वैल्यू क्या होती है, पी डॉट के की वैल्यू ये होती है। ये कहाँ पढ़ी तुमने, ये देखो, ये हैमिल्टन जैकोबी में पढ़ी है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पी डॉट के क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा के होता है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था पी के की वैल्यू अल्फ़ा के है, तो पी डॉट के की वैल्यू भी अल्फ़ा की होगी, जो कि, और अल्फ़ा की क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने कांस्टेंट मान के चले थे इसको, ठीक है। ये कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद पी डॉट के की मैंने बात करी, अब मैं क्यू डॉट के की बात करूँगी। तो क्यू डॉट के में भी सिमिलर यही चीज़ रहेगी। पी के की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा की होती है, तो यहाँ मैंने अल्फ़ा के पुट कर दिया, तो मैंने लिख दिया पी के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो इतना सा करना है। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी ट्रिक के लिए, तो ट्रिक का फिर से बताती हूँ। ये चीज़ आपने याद करके रखनी है, ठीक है। टी को तुमने हटा दिया, टी हट गया तुम्हारे पास, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, उसमें वैल्यू पुट करनी है कि तुम्हारे पास किस तरह से आ रही है वैल्यू, है ना, कि एस की वैल्यू क्या एक ही है और एक ही है, एक यहाँ पे पुट कर दो और एक बार यहाँ पे पुट कर दो। मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मैंने इसको अल्फ़ा 1 के बराबर कर दिया, इसको अल्फ़ा 1 के बराबर कर दिया, और मैंने बोला भी कि जो अल्फ़ा जे इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है, तभी जाके मेरे पास ये अल्फ़ा के जो कॉन्स्टेंट बन के आया था। इसको नॉर्मल ई के बराबर कर दे, बताया कि एच साइज इक्वल टू ई साइज, क्वांटम मैकेनिकली होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, आपने बीएससी 3rd ईयर में पढ़ा होगा।
और सेम इसको वैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करा, फिर इसकी जो वैल्यू थी मैंने उठा के यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू, फिर जो इक्वेशन बनी इक्वेशन को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट करा, तो उस तरह से कर दिया, वैल्यूज़ मैंने निकाल दी। बहुत आसान डेरिवेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस पेपर में आई हुई थी। मैंने W की बात शुरू कर दी यहाँ पे, फिर नॉर्मल वैल्यूज़ पुट करी, मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद मैंने ये रिज़ल्ट निकाल दिया। उसके बाद बताना कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जो टाइप्स हैं उसके वो किस तरह से हैं। तो मैंने बस इतनी सी बात करी। पहले मैंने W की बात शुरू की थी, अब मैं H की बात शुरू कर रही हूँ यहाँ पर। फिर मैंने अगेन, अगर देखो तुम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से शुरू कर दो, तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नहीं समझ आता है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाती हूँ, शायद वो मुझे भी लगता है, तो आप मेरे को बताना, फिर से एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगी स्लो स्लो करके, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स मैकेनिक्स जो है ये थोड़ा इसका पेपर बहुत ही गलत तरीके का आता है, और अगर तुम लोगों को इसमें सप्ली आ गई फिर तो भूल जाओगे क्लियर होगा ये पेपर, है ना। थैंक यू। डराना जायज़ है।